इसको हम बोलते हैं आर्थ चक्र, क्या बोलते हैं, या मासिक चक्र या मासिक धर्म, क्या बोलते हैं, मासिक चक्र या मासिक धर्म, या महावारी, क्या बोलते हैं। हमारे जब हम स्तनधारियों में बात करते हैं, हम कहते हैं 2 प्रकार के जीवन चक्र होते हैं, एक होता है मध्य चक्र, एक होता है आर्थ चक्र। दोनों में अंतर क्या है? तो हम कहते हैं मध्य चक्र के अंदर जो एंडोमेट्रियम परत है वो टूटती है, लेकिन उसका वापस पुनर्अवशोषण हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर क्या है कि जो एंडोमेट्रियम टूटेगी ना, वो रक्त के रूप में बाहर आएगी। क्लियर बात? ठीक है। अब देखिए, अगर आपके आर्थ चक्र की शुरुआत है वो हम कहते हैं यौनारंभ में होती है, तो बताइए यौनारंभ, इसको बोलते हैं रजोदर्शन, क्या बोलते हैं। और ये स्थायी रूप से बंद हो जाता है देखो 45 से 50 की उम्र में, कब होता है भाई, 45 से 50 की उम्र में। ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जो शुरुआत है और जो अंतिम है, इसके बीच की अवधि में हम कहते हैं महिला जनन सम होगी, वह जनन कर सकती है उस टाइम, उसको हम बोलते हैं जनन अवधि, क्या बोलते हैं, जनन अवधि। ठीक है। हम कहते हैं प्राइमेट्स स्तनधारी है, जो मानव कपी और बंदर है उनके अंदर होता है। ठीक है। अब बताओ भाई प्राइमेट्स कौन से हैं? किसी से पूछा गया भाई प्राइमेट्स कौन है, कहते हैं आर्थ चक्र होता है। भाई पहले ये बोला गया भाई आर्थ चक्र हमेशा प्राइमेट्स में होता है, तो उसे पूछा गया बता बेटा प्राइमेट्स कौन है, जिनमें आर्थ चक्र होता है। ठीक है। तो ये अपने इवोल्यूशन के टाइम पे देखेंगे प्राइमेट्स कौन से हैं और नॉन प्राइमेट्स कौन से हैं। ठीक है। हम कहते हैं इस दौरान अंडाशय और गर्भाशय के अंदर परिवर्तन होते हैं। ठीक है। और मादा है वो स्वयं के शरीर को निषेचन और सहायता के लिए तैयार करती है। अगर निषेचन नहीं होता है तो हम कहते हैं ये सारी पूरी घटनाएं। इसके अंदर हम कहते हैं हार्मोन का बड़ा ही रोल होता है। जैसे हमने कहा भाई हार्मोन है जो जीएनआरएच है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो हम कहते हैं आपके हाइपोथैलेमस से निकलता है। कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस से। वो काम करता है पिट्यूटरी पे, इस पे काम करता है पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी पे जब आप एलएच और एफएसएच निकालो, क्या निकालोगे? एलएच और एफएसएच। अब एफएसएच काम करेगा ओवरी पर, इस पे काम करेगा ओवरी पर। ओवरी हम कहेंगे दो हार्मोन बनाएगी, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। हम कहते हैं अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज्यादा है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज्यादा है, तो हम कहेंगे होगा क्या कि जीएनआरएच ये कम होगा भाई, ये ज्यादा हुए तो इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? एफएसएच और जीएनआरएच, हम कहेंगे ये कम होगा। ठीक है। यानी कि इनके एरो कैसे चल गए, एक ऊपर बढ़ रहा है एक नीचे घट रहा है, तो हमने कहा नेगेटिव फीडबैक। कौन सा फीडबैक? नेगेटिव फीडबैक। अगर हमने कहा ये दोनों ज्यादा हो गए, ठीक है, अगर ये दोनों ज्यादा हो गए तो हम कह रहे हैं एफएसएच भी ज्यादा होगा, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। और ये कब होगा? जब हम कहते हैं कि अपने यहां पर हम देखेंगे एस्ट्रोजन ज्यादा हो रहा है, कब हो रहा है? ओवुलेशन से पहले। तो इसको जरूरत है भाई ओवुलेशन के लिए एलएच की, इसकी जरूरत है भाई एलएच की। इस टाइम हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर अत्यधिक एस्ट्रोजन की सांद्रता हो जाती है, तो ये हाइपोथैलेमस को संदेश भेजेगा, अरे हमने एस्ट्रोजन तो बहुत ज्यादा बना लिया, अब आप एलएच एफएसएच ज्यादा बढ़ाओ। तो यहां से क्या हम कहते हैं एलएच और एफएसएच का राउंड बहुत ज्यादा हो जाता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो हम कह रहे हैं जब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ज्यादा था तो हमने कहा नॉर्मली ये कम हुए, जब ये दोनों कम थे हमने कहा नॉर्मली ज्यादा हुआ। लेकिन जब एस्ट्रोजन का लेवल हमारे बॉडी के अंदर अत्यधिक था, ठीक है, उस टाइम हम कह रहे हैं इन्होंने भेजा पॉजिटिव फीडबैक। तो जीएनआर भी ज्यादा निकला, एलएच भी ज्यादा निकला, एफएसएच भी ज्यादा निकला। हम कह रहे हैं एलएच 6 से 10 गुना ज्यादा निकलता है, निकलता है 6 से 10। इसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज, क्या बोलते हैं? और ये होता कब है? तो हम कहते हैं आर्थ चक्र के 13वें दिन, होता है आर्थ चक्र के 13वें दिन। ठीक है। और एफएसएच है वो हम कहते हैं 2 से 3 गुना ही बढ़ता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं मासिक धर्म का, जो अपने पास में इमेज है उसके बारे में। हम कहते हैं पहले 3 से 5 दिन तक होती है ब्लीडिंग, क्या होती है? ब्लीडिंग। ठीक है। और इसकी ब्लीडिंग का कारण क्या है? आपको कल बताया था कि कार्पस लुटियम में, ठीक है, वो हम कहते हैं 22 से 23 दिन तक मेंटेन रहती है। उसके बाद में धीरे धीरे कार्पस लुटियम में वो हम कहते हैं ह्रासित होती जाती है, और लास्ट में हम कहते हैं एक व्हाइट कलर के पिंड जिसको हम बोलते हैं कार्पस एल्बिगेंस, क्या बोलते हैं? कार्पस एल्बिगेंस में हम कहते हैं धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती है। 27 से 28 दिन तक ये रहती है। ठीक है। 28 दिन की रात में ये भी गायब हो जाती है। ठीक है। तो हम कह रहे हैं अब बॉडी को प्रोजेस्टेरोन नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? प्रोजेस्टेरोन नहीं मिलेगा, और एक नया पदार्थ आ जाएगा जिसका नाम होगा प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या नाम होगा भाई? प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या करेगा? अपने जो यूट्रस है, जो गर्भाशय है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करेगा। क्या करेगा भाई? कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और थोड़ा पेन भी करेगा। इसीलिए कहते हैं कि फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के टाइम पे यहाँ होता तो यूटेरस के अंदर पेन है, एक लोग कहते हैं पेट के अंदर पेन हो रहा है, क्योंकि ये जो अपना यूटेरस है ये अपने मलाशय, ठीक है, और मूत्राशय दोनों के बीच में स्थित होता है। तो उनको लगता है यहाँ पे पेट है, वो कहते हैं पेट के अंदर बरोड़े आ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, ये हम कहेंगे पेन करेगा और कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेगा। ठीक है। हम कह रहे हैं प्रोजेस्टेरोन का लेवल पहले से कम हो रहा है। ठीक है। तो हम कहेंगे इससे हो जाएगी ब्लीडिंग। क्या हो जाएगी? ब्लीडिंग। जो गर्भाशय की हम कहते हैं परत होती है, इसका नाम होता है स्टेटम फंक्शनलिस। क्या नाम होता है भाई? स्टेटम फंक्शनलिस। वो हम कहेंगे ब्लड के रूप में बाहर आएगी। तो हम कह रहे हैं इसमें ब्लड निकलेगा, म्यूकस निकलेगा। इस म्यूकस के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है फाइब्रिनोलाइसिन। क्या नाम होता है भाई? फाइब्रिनोलाइसिन। इस वजह से हम कहते हैं ये रक्त इसके अंदर नहीं हो पाता, ये रक्त वो इसके अंदर नहीं हो पाता। हम कहते हैं इसके अंदर इनएक्टिव ओवम भी आ जाता है भाई, जो अपना ये देखिए यहाँ पर अंडाशय था, अंडाशय में ओवम भेजा, तो हम कहेंगे ओवम भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो हम कह रहे हैं ओवम आ गया, ओवम
इनएक्टिव हो चुका था क्योंकि ओम 2 दिन तक सक्रिय रहता है। कब तक रहता है भाई? तो हम कह रहे हैं इनएक्टिव ओम है, वो भी हम कहेंगे ब्लड के रूप में बाहर आ जाएगा। अगर आप कोई पूछ ले भाई ओम की आकृति कितनी होती है, अरे मटर के दाने जैसे, ऐसे थी भाई मटर के दाने जैसे, मटर के दाने जैसे कि आपकी ग्राफिक फॉलिकल किसकी थी? ग्राफिक फॉलिकल की। सरसों देखा सरसों या राई, तो राई जितना होता है ओम, इतनी छोटी सी चीज से इतना बड़ा जीव बनता है, यही यूज है। ठीक है, हम कह रहे हैं शुरुआती 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है और छठे दिन से क्या होगा, जो हम कह रहे हैं गर्भाशय की परत है ये 500 दिन है। ठीक है, छठे दिन से हम कह रहे हैं क्या होगा, तो गर्भाशय की परत है वो वापस बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम कहते हैं इस टाइम धीरे-धीरे थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? एस्ट्रोजन बढ़ता है। और एस्ट्रोजन कौन बढ़ाता है? तो हम कह रहे हैं कि हमारी जो प्राइमरी फॉलिकल थी वो हम कह रहे हैं सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई। किसमें हो गई? सेकेंडरी फॉलिकल। हम कह रहे हैं इसके पास में थीका परत आ गई। ठीक है, और थीका इंटरना परत में एस्ट्रोजन बनाना चालू कर दी। किसने कहते हैं? एस्ट्रोजन बनाना चालू कर दिया। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर जैसे टर्सी फॉलिकल बनी, हमने कहा थीका इंटरना एक्सटर्ना दोनों अलग-अलग हो गई, तो हमने कहा एस्ट्रोजन और ही ज्यादा हो गया। इस फेज को हम बोलते हैं एस्ट्रोजेनिक फेज। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजेनिक फेज, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोजन का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। और यहाँ पर हम कह रहे हैं गर्भाशय की जो परत है उसका हम कह रहे हैं प्रचुरोध घूर्णन हो रहा है, प्रोलिफेरेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रचुरोध घूर्णन प्रावस्था या प्रोलिफेरेटरी फेज। क्लियर बात? और हम कहते हैं ओवुलेशन से पहले की फेज है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्री ओवुलेटरी फेज। क्या बोलते हैं? प्री ओवुलेटरी फेज। यहाँ पर हम कहेंगे अब जैसे 10वां दिन आएगा, 9वां 10वां दिन आएगा, उस टाइम हम कहेंगे एलएच और एफएसएच धीरे-धीरे बढ़ने लगेंगे। एलएच और एफएसएच क्यों बढ़ने लगे? क्योंकि हमने कहा जो टर्सी फॉलिकल है इसने एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। जब एस्ट्रोजन की सांद्रता बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हम कहेंगे मैसेज भेजेगी जीएनआरएच के पास में। किसके पास भेजेगी? जीएनआरएच, यानी हाइपोथैलेमस के पास में। हाइपोथैलेमस भेजेगा पिट्यूटरी के पास में। बोला तो एलएच और एफएसएच ज्यादा बढ़ा, तो हम कहते हैं एलएच लगभग 6 से 10 गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 6 से 10 गुना। इसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज। क्या होता है? एलएच सर्ज। जैसे ही एलएच सर्ज हुआ तो एलएच में आया और ग्राफिक फॉलिकल की मारी ला। क्या मारी? ला। ठीक है, अब लात मारी तो हमने कहा इसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte था वो बाहर निकल गया। ठीक है, हम यही तो कहते हैं ग्राफिक फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte के मुक्त होने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग। अब अंडोत्सर्ग हुआ तो हम कह रहे हैं ग्राफिक फॉलिकल का बचाव पार्ट है, वो हम कहते हैं धीरे-धीरे कार्पस ल्यूटियम में बदल गया। किसमें बदल गया? कार्पस ल्यूटियम। और हम कहते हैं ये प्रोजेस्टेरोन का स्राव करता है। किसका करता है? प्रोजेस्टेरोन का स्राव। ठीक है, इसी टाइम पे हम कहते हैं जो गर्भाशय है, ठीक है, गर्भाशय की परत है वो हम कहते हैं स्रावी प्रकृति की हो जाती है। वो एक म्यूकस जैसा पदार्थ स्रावित करती है, चिपचिपा पदार्थ। क्यों करती है? क्योंकि उसको पता है यहाँ पर इम्प्लांटेशन होना है। क्या होना है? इम्प्लांटेशन, यानी कि आरोपण होना है, अंतरोपण होना है। तो उसके लिए क्या करेगी? एक चिपचिपा पदार्थ निकाल लेता है कि भ्रूण है वो उसके अंदर अंतरोपित हो जाए। लेकिन हम कह रहे हैं कि जब शुक्राणु आए नहीं, दामाजी आए नहीं, तो ये क्या करेंगे? तो हम कहेंगे धीरे-धीरे एलएच का लेवल है वो कम होगा। कब तक? तो हम कहेंगे 23वें दिन। कब तक होगा? 23वें दिन तक एलएच जो बढ़ा था हम कह रहे हैं लगभग 23वें दिन तक मेंटेन आता है। ठीक है, अब एलएच मेंटेन आया तो कार्पस ल्यूटियम देगी मैंने तेरे लिए अपना घर छोड़ा था, अब मैं क्या करूंगी? तो ये तड़प 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 हम धीरे-धीरे सफेद चुन्नी पहन के बैठ जाएंगे और सफेद चुन्नी बोले कार्पस एल्बिकेंस। तो हमने कहा कार्पस ल्यूटियम धीरे-धीरे कार्पस एल्बिकेंस में बदल गया। ठीक है, और हमने कहा इसने प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करना बंद कर दिया, यानी हम कह रहे हैं कि प्रोजेस्टेरोन कौन उत्पादित कर रही है? कार्पस ल्यूटियम। तो इस प्रावस्था को हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज। यहाँ पर उत्पादन हो रहा है प्रोजेस्टेरोन का। किसका हो रहा है? प्रोजेस्टेरोन। इसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोनिक फेज। क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टेरोनिक फेज। ये ओवुलेशन के बाद की प्रावस्था है। किसके बाद की? ओवुलेशन के बाद की प्रावस्था। इसको हम बोलते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज। क्या बोलते हैं? पोस्ट ओवुलेटरी फेज। यहाँ पर हम कहते हैं जो गर्भाशय की परत है वो स्रावी प्रकृति की हो जाती है। कैसे हो जाती है? स्रावी प्रकृति की हो जाती है। इसलिए इसको बोलते हैं स्रावी प्रावस्था। क्या बोलते हैं? स्रावी प्रावस्था। क्लियर बात? ठीक है, अब हम कह रहे हैं जैसे कार्पस एल्बिकेंस है, ठीक है, वो भी हम कह रहे हैं धीरे-धीरे थोड़ा प्रोजेस्टेरोन बना रहा था, अब वो भी धीरे-धीरे लुप्त हो गया। 28वें 29वें दिन हम कहते हैं ये पूरी प्रक्रिया खत्म। और जैसे प्रोजेस्टेरोन खत्म हुआ हम कहेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन उत्पन्न हो गया। प्रोस्टाग्लैंडिन उत्पन्न हुआ वापस इसने ब्लीडिंग चालू कर दी। अब ब्लीडिंग हुई, हम कहते हैं 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग हुई। ठीक है, 6 से 13 दिन तक हमने कहा धीरे-धीरे एलएच बढ़ा, एफएसएच बढ़ा। ठीक है, एलएच एफएसएच बढ़ेगा, 9वें 10वें दिन बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? 9वें 10वें दिन। 6ठे दिन हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल है। पहले क्या होता है? 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल एक्टिव होकर 2 से 3 सेकेंडरी फॉलिकल बनाती है। इनमें से हम कहते हैं एक आगे जाकर टर्सी फॉलिकल और ग्राफिक फॉलिकल बनाती है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं जैसे ही टर्सी फॉलिकल बनेगी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा। किसका बढ़ेगा? एस्ट्रोजन ने किसका बढ़ाया? एलएच और एफएसएच। इसके थ्रू पॉजिटिव फीडबैक। इसके थ्रू बढ़ाया पॉजिटिव। हमने कहा एस्ट्रोजन ज्यादा हुआ, उसने दिया पॉजिटिव फीडबैक। क्या दिया भाई? पॉजिटिव फीडबैक। इसको दिया पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। हमने कहा एलएच एफएसएच ज्यादा हुआ, एलएच का मान लगभग 6 से 10 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया भाई? 6 से 10 गुना। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एलएच सर्ज। क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज। एलएच के इस बढ़े हुए मान को लगभग हम कहते हैं 9 दिन तक वापस सामान्य लेवल में आने में टाइम लगेगा। तब तक हम कहीं कार्पस ल्यूटियम बैठेगी, इसका इंतजार करेगी कि आएगा आएगा। लेकिन 23वें दिन तक इसके इंतजार की घड़ियां खत्म, इसको लगेगा मर गया नहीं। तो ये रोती रोती धीरे-धीरे हम कहेंगे कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगी।
कार्पस एल्बिगेंस में करंट होगी तो हम कहेंगे प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन है वो कम होगा। प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन कम हुआ और हम कहते हैं 29 दिन तक लगभग कार्पस एल्बिगेंस खत्म हो गई। तो यूटेरस को भी ये चिंता रहेगी, मेहमान आने वाले थे पर आए नहीं, अब इस खाने को फेंको, अभी तो हमने घर पे चीज बना रखी इसको फेंको। तो अपनी जो स्टेट ऑफ फंक्शन है इसकी पूरा धीरे धीरे ब्लड के रूप में वापस क्लियर